नमस्कार, स्वागत है आपका मंथन में और मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। हमारे प्रधान संपादक जी 2 दिन नहीं है यहाँ पर किसी कारणवश, और 2 दिन मंथन आप मेरे साथ देखेंगे। और शुरुआत करते हैं मंथन में। आज हम बात करेंगे कुश्ती संघ की डर्टी पिक्चर की। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI में इन दिनों महाभारत छिड़ी हुई है। फेडरेशन अध्यक्ष और रेसलर्स का द्वंद्व जोरों पर है और दिल्ली का जंतर मंतर अखाड़ा बना हुआ है। फेडरेशन के अंदर एक डर्टी पिक्चर चलने की बात की जा रही है। देश का मान बढ़ाने वाले पदकवीर आज सड़कों पर बैठे हैं। मेडल जीतकर खुशी के आंसू बहाने वाले ये एथलीट आज खुद के हालात पर रो रहे हैं। दंगल में 2-2 हाथ करने वाले ये महाबली खुद को आज कितना कमजोर महसूस कर रहे हैं। मेडल जीतने पर तिरंगे को अपने शरीर से चिपकाकर गर्व से ठिलाने वाली देश की बेटियों ने आज अपने कपड़े फाड़ने का आरोप अपने ही रहनुमा पर लगाया है। ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि फेडरेशन संघ के ओहदेदार कितने जिम्मेदार हैं। इन सनसनीखेज आरोपों के बाद से ही संघ के अखाड़े में दंगल नहीं दलदल दिखाई दे रहा है, जिसमें कौन धंसता नजर आ रहा है। आज मंथन में इसी बात पर होगी चर्चा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि ब्रजभूषण देश की बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं, बात न मानने पर परेशान करते थे। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में रेसलर्स के धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। ओलंपिक मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, सरीकी चैंपियन और वर्ल्ड क्लास एथलीट्स ने मोर्चा खोला हुआ है। वर्ल्ड चैंपियन विनेश फोगाट ये सब बताते बताते रो पड़ी। मैं खुद एक लड़की होते हुए उन इमोशंस को समझ सकती हूँ। जब एक औरत का चीरहरण होता है, मैं उन भावनाओं को तो अपने सामने नहीं उकेर सकती जैसे विनेश ने अपने दर्द आंसू में बहाए। विनेश फोगाट ने कहा कि मैं डर डर कर यहाँ तक पहुंची हूँ। पता नहीं अध्यक्ष जी ने खुद कितनी लड़कियों का यौन शोषण किया है। आज यहाँ पर जो लड़कियां बैठी है, मैं आज यहाँ कह रही हूँ, मुझे पता नहीं कि कल मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप्स में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। कुछ कोच तो सालों से यौन उत्पीड़न करते चले आ रहे हैं। कई महिला पहलवानों ने इसकी शिकायत भी की। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जितने भी हम पहलवान थे। और ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, हम पहलवानों की लड़ाई है, हम पहलवानों के भविष्य की लड़ाई है, ये पहलवानों के वर्तमान की लड़ाई है। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसमें भागीदार हो। और आपकी ताकत हमारी ताकत है, आपके साथ आपके सहयोग के हमें जरूरत है। तो आप सब लोग प्लीज कृपया करके आइए जंतर मंतर पे और हमारा साथ दीजिए और कुश्ती को बचाने में हमारा एक अहम योगदान दीजिए। धन्यवाद। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने भी विनेश फोगाट का साथ देते हुए बताया कि विनेश ने जो बताया है वो सही है। कैसे हुआ, कब हुआ, सब बताएंगे। जब एक खिलाड़ी एक दिन भी छोड़ता है तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पूरे फेडरेशन को हटा देना चाहिए ताकि नए पहलवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। एक नया संघ अस्तित्व में आना चाहिए। निचले स्तर से गंदगी फैली हुई है। हम पीएम और गृह मंत्री से बात करेंगे और पूरे मसले पर जानकारी देंगे। कुछ मामलों में जांच होनी चाहिए। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने भी कहा कि यहाँ की लड़कियां सम्मानित परिवारों से हैं। अगर हमारी बहन बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हम मांग करते हैं कि महासंघ को बदला जाए। क्या कहा बजरंग पूनिया ने, सुना देते हैं। सभी को नमस्कार। आप सभी को पता है कि हम धरना दे रहे हैं, सभी पहलवान और जंतर मंतर में बैठे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो कुश्ती जगत से हैं, कोचेज हैं, हमारे गुरु हैं, खलीफा हैं और हमारे पहलवान हैं, ये हमारे गेम को बचाने की लड़ाई है। इसमें आप हमारे साथ खड़े हुए। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि ये तो 3% है, 97% तो मेरे साथ है।
तो आप सभी एकजुट होकर, क्योंकि हमें कुश्ती को बचाना है, जो आने वाला भविष्य है हमारा उसको हमें बचाना है, तो आप सभी एक बार इकट्ठा होकर एकजुटता दिखाइए, क्योंकि कुश्ती को बचाना बहुत जरूरी है। कुश्ती ने ही हमें सब कुछ दिया है। तो आप कुश्ती से जुड़े हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। बता दें आपको कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोपों से इनकार कर दिया है। बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मुझ पर सभी आरोप निराधार हैं और किसी एथलीट का उत्पीड़न नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, लेकिन मैं जांच के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि इन गंभीर आरोपों के बाद विवादों में आए ब्रजभूषण शरण सिंह की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। सूत्रों ने बताया कि विवाद के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में भारतीय कुश्ती महासंघ की आपातकालीन बैठक होने वाली है। इस बैठक में ब्रजभूषण सिंह को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह अपना इस्तीफा दे सकते हैं। अगर वो अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो जबरन ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। पहलवानों के समर्थन में अब कांग्रेस भी मैदान में कूद गई है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा खिलाड़ियों के समर्थन में आ गए हैं। हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ियों के आरोपों पर कार्रवाई की जाए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कुश्ती संघ को भंग किया जाना चाहिए तथा मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ी का भविष्य दांव पर लगाकर गुहार लगा रहे हैं। देश का नाम रोशन करने वाले आज धरने पर बैठे हैं। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। इन बातों को देखते पहलवानों ने, खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ पे जो आरोप लगाए हैं उनकी गंभीरता, और जितने वरिष्ठ खिलाड़ी एक साथ एक मंच पे आके धरने में बैठ के आरोप लगा रहे हैं, इन बातों को देखते हुए आज हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत अविलंब इस पे कार्रवाई करे, न्याय दिलाए, और न्याय दिलाने का एक ही रास्ता है, कुश्ती संघ को भंग किया जाए। सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी हो जिसमें दूध का दूध पानी हो, और जो दोषी हैं उनको एग्जेम्पलरी सज़ा दिलाई जाए ताकि देश के नागरिकों का खेल जगत के प्रति विश्वास बना रहे। नहीं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, खेलो इंडिया का नारा, सारे नारे खोखले दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि कौन है ब्रजभूषण सिंह। दबंग इमेज वाले ब्रजभूषण सिंह यूपी के कैसरगंज सीट से बीजेपी सांसद हैं। 2011 से कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। उनकी इमेज दबंग वाली है। ब्रजभूषण शरण सिंह गिनती दबंग नेताओं में होती है। वो उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। छात्र जीवन से राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा। पहलवान के तौर पर वो खुद को शक्तिशाली कहते हैं। कॉलेज के दौर में ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और यहां से शुरू हुआ उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन। 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए उन्होंने चुने जाने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। कुल मिलाकर 6 बार लोकसभा के लिए वो चुने हैं। विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। बता दें आपको कि बीजेपी से जुड़ने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर बनाई। अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने के अभियुक्त भी रहे। हिंदुत्व राजनीति के मुखर समर्थक रहे। ब्रजभूषण सिंह का नाम बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ उन 40 अभियुक्तों में शामिल था जिन्हें 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने का जिम्मेदार माना गया था। हालांकि सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। गोंडा के स्थानीय लोग बताते हैं
कि ब्रजभूषण सिंह सक्रिय राजनीति में उतरने के पहले कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित कराया करते थे। अतीत पर उन पर हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ करने के भी आरोप लग चुके हैं। पिछले दिनों झारखंड के अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक रेसलर को उन्होंने मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था। वो चैंपियनशिप 15 साल से कम उम्र वालों के लिए थी और जिस खिलाड़ी को उन्होंने थप्पड़ मारा था उनकी उम्र कुछ अधिक थी, इसलिए आयोजकों ने उन्हें प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद वो उसकी शिकायत लेकर मंच पर चले गए। तब उनकी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से कुछ बहस हुई और इसके बाद सांसद ने उन्हें मंच पर ही थप्पड़ मार दिया। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर बात करें तो यहां पर कई आरोप उन पर लगाए गए हैं और जिस व्यक्ति पर पहले से ही इतने सारे आरोप लगे हों, आज वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जांच कराई जाए और अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। सवाल ये नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिन पर आरोप लग रहे हैं उन्होंने ये किया नहीं किया, ये तो जांच का विषय, इस पर जांच की जाएगी। लेकिन आज के दौर में जहां कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस दौर में भी आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अब आपको वो मामले बता देते हैं जिन्होंने खेल जगत को शर्मसार किया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो साल 2010 से लेकर 2019 तक खेल मंत्रालय के सामने साई केंद्रों में 45 यौन शोषण के मामले सामने आ चुके हैं। कई मामले ऐसे हैं जिनकी शिकायत भी नहीं हुई है। 2 साल पहले तमिलनाडु में महिला खिलाड़ियों ने कोच पर नागराजन के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और बताया था कि कई सालों से कोच महिला खिलाड़ियों पर बुरी नजर डालता है। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की लेकिन सबूत नहीं मिलने की वजह से केस दबा दिए गए। साल 2015 में झारखंड के बोकारो जिले में ताइक्वांडो की एक खिलाड़ी ने अपने कोच पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि खेल में आगे बढ़ाने का लालच देकर कोच उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। उसी साल यानी कि 2015 में ही केरल के साई केंद्र में महिलाओं के यौन शोषण की ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। यहां 4 महिला खिलाड़ियों ने आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसमें से एक की मौत भी हो गई थी। उनका आरोप था कि वहां उनका शारीरिक शोषण हो रहा है और जब यह सब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। 2014 में एशियन गेम्स के वक्त एक महिला जिम्नास्टिक के साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था, जिसका आरोप कोच मनोज राणा पर लगा था और उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी ने 2010 में कोच के खिलाफ गंदी हरकतें करने और यौन प्रताड़ना करने का आरोप लगाया था। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय हॉकी महासंघ ने कोच को उनके पद से हटा दिया था। इतना ही नहीं, तमिलनाडु बॉक्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी पर भी एक महिला ने 2011 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसका आरोप था कि सेक्रेटरी ने उसे टीम में सेलेक्ट करने के बदले शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में 2009 में एक महिला बॉक्सर के सुसाइड की घटना ने पूरे खेल जगत को हिलाकर रख दिया था। इस केस में भी कोच पर ही आरोप लगा था और महिला ने सुसाइड नोट में लिखा था कि कोच उसका यौन उत्पीड़न करता था। आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी पर भी 2009 में एक महिला खिलाड़ी ने रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोच के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पिछले साल केरल की बास्केटबॉल प्लेयर लिथारा ने आत्महत्या कर ली थी। 26 अप्रैल 2021 को उसकी लाश घर पर पंखे से लटकी हुई मिली थी। बताया गया था कि महिला ने अपने कोच के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद से वो उसका यौन उत्पीड़न करने लगा, जिसके चलते खिलाड़ी ने अपनी जान दे दी थी।
अब बात करते हैं हाल ही में हुए मामले की, जब दिल्ली के जंतर मंतर में 30 महिला पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है और भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर ही यौन शोषण का आरोप लगाया है। पहलवान विनेश फोगाट ने नेशनल कैंप के कोच पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री को सबूत देने के लिए तैयार हैं कि कैसे और कब महिला पहलवानों का यौन शोषण हुआ है। बात यहां पर सिर्फ खेल जगत की नहीं हो रही है, कई ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग फील्ड में हैं, अलग अलग जगहों पर हैं और वहां पर भी उनके साथ इसी तरीके की चीजें होती हैं। यौन उत्पीड़न का ये जो मामले लगातार सामने आते हैं, कई ऐसे मामले हैं जो हमें पता भी नहीं चलते क्योंकि महिलाएं इस पर खुलकर बात नहीं करना चाहती और जो खुलकर बात करती हैं उनसे भी तरह तरह के सवाल पूछे जाते जिसके बाद वो पीछे हट जाती। तो ऐसा महिलाओं के साथ ही क्यों होता है? जब देश में कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को बचाना इसलिए है ताकि आगे जाके उनके साथ ये सब हो सके। आज देश की तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है और खेल जगत से इस तरीके की तस्वीरें सामने आना, जब ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल हमें महिलाएं दिलाती हैं, बहुत शर्मनाक है ये। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। स्वाति चंद्रशेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ फिलहाल नहीं है। रचना शुक्ला जी सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऋतु कपूर अधिवक्ता हाईकोर्ट दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजू प्रजापति जी महिला आयोग सदस्य यूपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और महिला खिलाड़ी जो हैं वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगी। मानव कश्यप संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत मैं यहाँ पर करना चाहूंगी स्वाति जी आपसे, इस तरीके के मामले जो सामने आ रहे हैं इनको कैसे देख रहे हैं आप? कि एक और लगता है स्वाति जी से शायद यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम। रचना शुक्ला जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रचना शुक्ला जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि एक और जहां पर हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हम कहते हैं कि महिलाओं को आगे ले जाओ, हम अपने आसपास भी देखते हैं, अगर एज अ गर्ल एज अ ह्यूमन बीइंग हम बात करें तो हम आगे प्रमोट करते हैं जहाँ पर चीज़ें नहीं हो रही थी, जहाँ पर महिलाओं को अभी भी उतनी आज़ादी नहीं मिलती, हम कहते हैं उनसे कि उनको आगे बढ़ाइए, उनको उनके अधिकार दिलाइए, अगर नौकरी करना चाहती है तो उन्हें नौकरी करने दीजिए। लेकिन इस तरीके की खबरें जब टेलीविज़न पर आती हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिक परेशान हो जाते हैं और कई ऐसी बच्चियां हैं जो आज नौकरी नहीं कर पाती क्योंकि इस तरीके की खबरें सामने आती हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है वो सिर्फ स्लोगन मात्र ही रह गया है। वो ऑटो के पीछे आप बस सिर्फ उन स्टिकर्स को देख सकते हैं। आज आप सड़क पे निकल जाइए, आपको कंस्ट्रक्शन साइट से लेके और स्लम एरियाज में लेकर के आपको इतना चाइल्ड लेबर दिख जाएगा फीमेल कि यू विल बी शॉक्ड। तो इस मामले में मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि जिस तरह से महिलाओं का शोषण किया जाता है वर्क प्लेस में, जिसके बारे में शायद अधिवक्ता रितु जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है हर वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है, उनको गलत निगाहों से देखा जाता है, उनके साथ फिजिकली पास आने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, कभी कभी बात और ज्यादा भी आगे बढ़ जाती है और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा चिंतनीय बात है और मेरे ख्याल से इस तरह के विचार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Women are not safe in workplace, whether it is a sportswoman or any other. बिल्कुल, हम वापस आएंगे ऋतु जी, माफ कीजिएगा रचना जी आपके पास। ऋतु कपूर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वाति चंद्रशेखर जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका भी, ऋतु कपूर जी आपका भी, और मानव कश्यप हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मानव, फिलहाल क्या अपडेट है? जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, तमाम खिलाड़ी यहाँ पर आए और जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, आज वो तमाम लोग भी आज यहाँ धरने पर नजर आए। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? मानव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूट करें। जी मैम, जी 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 आपको बता दें कि जंतर मंतर की जो टाइमिंग है वो 5 बजे तक की है, जहाँ पर जितने भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन होते हैं सिर्फ 5 बजे तक होते हैं। उसके बाद
जितने भी वहां पर प्रदर्शनकारी थे उनको वहां से हटा दिया गया है जी। अभी के लिए। लेकिन जितने भी वहां पर हमने खिलाड़ियों से बात करी और जितने भी अन्य जो प्रदर्शनकारी थे उनसे बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा कि जब तक इस पे उचित कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जी ठीक है, मानव वापस आएंगे आपके पास। ऋतु जी का रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। ऋतु जी, इस तरीके के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, या मैंने यहाँ पर एक अभी अभी तक जितने 10 मामले कुछ ऐसे जो अभी हाल फिलहाल के हैं, या 2009, 10, 11, 12 ऐसे करके इस तरीके के मामले, मतलब आज कोई हमें कुछ नया नहीं सुनने को मिला है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि हर महिला जाकर अपने ऊपर बीती हुई व्यथा को नहीं सुनाती है। कहते हैं कि महिलाओं के अंदर वो सहन शक्ति होती है, और कुछ लोग इसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, और जो नहीं करते वो चर्चा का विषय बनते हैं, और तब हमें पता चलता है कि कैसे अंदर खाने में क्या कुछ हो रहा है महिलाओं के साथ। तो इस तरीके की घटनाओं के लिए सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहती हो, और ऐसे जो मामले आते हैं, केसेस होते हैं, इनमें क्या करना चाहिए जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आज की लड़कियों को जानने के लिए, समझने के लिए? जी, ये बहुत ही एक जो भी आज आपने डाटा आपने शेयर किया इससे पहले, ये बहुत ही दुखदायी था। अच्छा नहीं लग रहा था सुन के कि बहुत सारे हमारे खिलाड़ी और महिलाएं जो गोल्ड मेडल लाती हैं, सिल्वर मेडल ला रही हैं, हमारे भारत देश को प्राउड फील करा रहे हैं, और उनके साथ उनको बहुत ज्यादा ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं। और ये वाकई ही आप बिल्कुल सच कह रही हैं कि आवाज या तो वो उठा नहीं पाते, उठाते हैं तो बहुत तरह तरह के उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने मेंशन किया था कि ताकि वो ऐसी सिचुएशन में उन्हें डाल दिया जाता है कि वो कहीं ना कहीं मजबूर होकर अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। तो ये बहुत ही दुख की बात है ऐसा, और बार बार उन्हें ये भी कहा जाता है कि प्रूव करिए, ये बात प्रूव करिए आप। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है। और आज भी आप अगर देखिए कि ये जो भारतीय कुश्ती संघ ने आज जो ये जंतर मंतर पे ये किया है प्रोटेस्ट, तो वो कितने इस उसमें होंगे, उनके पास कितनी सारी ये कंप्लेंट्स हैं या उनके पास ये चीजें होंगी, और उन्हें पता है कि वो सारे दुखी थे, बहुत परेशान थे या वो उसमें थे, तभी उन्होंने ये स्टेप उठाया। और वाकई ही इस पूरे इसके अंदर पूरी जांच होके कार्रवाई पूरी जल्द से जल्द, जितनी जल्द से जल्द ये, क्योंकि वैसे तो अगर आपने पूछा, अगर टेक्निकली ऑफिशियली देखा जाए तो ये पॉश का एक एक्ट है, ठीक है, उसके अंतर्गत आकर, लेकिन इस तरह का अगर जो हमारे खिलाड़ी जो इस उसमें उनको अपनी और भी चीजों के ऊपर काम करना है, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपने और फोकस है उनके लाइफ के, तो अगर वो ये चीजों पे अपनी ध्यान डाइवर्ट होगा या बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में ही पड़े रहेंगे, तो हमारे भारत की के लिए भी अच्छा नहीं, और वो नाम कैसे करेंगे, रोशन कैसे करेंगे नाम हमारे भारत का। तो इसलिए उनकी जांच जो है वो कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए। और अगर वो दोषी पाए जाते हैं, जो कि वो कह भी रहे हैं कि हमारे पास बहुत पुख्ता सबूत हैं, जो हम ऋतु जी देखिए, ऐसे मैंने जो अभी आपको पिछले ये 10 सालों का आंकड़ा था, और इसमें करीब आंकड़ों के अकॉर्डिंगली 45 मामले सामने आए, और इसमें से आधे से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिन पर वो केस या तो चल रहे हैं या तो खत्म हो गए, क्योंकि सबूतों का अभाव है और कोर्ट सबूतों पर चलता है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम भी है कि आपके पास अगर सबूत नहीं है तो आप अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते, आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि आपके साथ किसी तरीके का शोषण हुआ है या कुछ भी। देखिए, ऐसी बात नहीं है, पहले ये बातें बहुत थी कि हाँ सबूत देना या सबूत इकट्ठा करना या किसी के खिलाफ, ये चीजें पहले हमारे लिए बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग था, पहले मुश्किल भी था। लेकिन आज की डेट में सब लोगों को ये चीजें बहुत ज्यादा, टेक्निकली भी लोग बहुत स्ट्रांग हैं और वो कर भी सकते हैं। और जो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि आप के ही अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इसमें सुन रही थी कि आप कह रहे थे कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने जो सबूत हैं वो प्रधानमंत्री जी को हम अपने देने के लिए तैयार हैं, अगर वो कहते हैं तो। और अगर ये उनकी उसमें इन सबूतों के चलते अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और पनिशमेंट मिलनी चाहिए उनको। बाकी आपने कहा कि वैसे अगर और जो फील्ड्स हैं जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं और उनको ये चीज सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती हैं, तो उसके लिए जो पॉश एक्ट बना है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसके अंदर
वर्क प्लेस में ये सारी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी, हॉस्पिटल्स, एवरी ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड. इट्स नॉट दैट कि वो इंक्लूडेड नहीं है. यहाँ तक कि गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड. तो वहां पर एक प्रॉपर एक आईसीसी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है. बट मैं अभी ये देख भी रही थी कि वहां WFI में जो है वो आईसीसी है ही नहीं. तो वो WFI में अगर आईसीसी की वो थी ही नहीं. आईसीसी की फुल फॉर्म है मैडम, जैसे पॉश के एक्ट में आईसीसी एक कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी. तो कोई भी महिला अगर इस तरह का उसको वो फेस करती है ऐसा चैलेंज कि वहां पे कोई यौन शोषण हो रहा है, कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, तो वो उसके चलते कंप्लेंट आईसीसी मेंबर को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे सकती है. लेकिन यहाँ पर अगर आईसीसी थी ही नहीं तो वो कंप्लेंट देती किसको, कहाँ जाते वो? तो ये तो पॉश एक्ट कंप्लाई ही नहीं हो रहा था. और वो तो गवर्नमेंट एजेंसी, वहां पर तो होना ही चाहिए. अगर ऐसा है तो वो अगर तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्यों नहीं है, और अगर है तो वहां पर भी ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए. ठीक तो है, यही मैं कहना चाहूंगी कि पॉश के अंडर भी ये आता है. ठीक है, इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं कुश्ती संघ की डर्टी पिक्चर की. रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि महिलाएं खुद को सुरक्षित कैसे रखें. एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं कुश्ती संघ की डर्टी पिक्चर की. और चर्चा इसी पर कर रहे हैं. मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं. रूपुल चौधरी जी जो कि महिला खिलाड़ी है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका. और स्वाति चंद्रशेखर जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी, जो कि हमारी वरिष्ठ पत्रकार भी है. स्वाति जी, इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं आप? और अभी जो डाटा से पहले 10 साल का शेयर किया मैंने, जिसमें 45 यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, खेल जगत को ये शर्मसार करते हैं. और वो भी तब जब आज ओलंपिक में महिलाएं सबसे ज्यादा मेडल्स ला रही हैं. उनकी जो प्रतिभा है वो आज हम देख रहे हैं. देश बहुत गौरवान्वित महसूस करता है खुद को जब ये वहां पर अपने जो भी जिस खेल में भी वो निपुण होती हैं. तो आज इस तरीके की चीजें सामने आना, और सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 10 सालों का तो मैंने आंकड़ा दिया, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आते हैं, नहीं आते, जो एक चर्चा हम कर रहे हैं. किस तरीके के मामले जो आ रहे हैं, कैसे रुकेगा ये, कैसे इसकी रोकथाम होगी? स्वाति जी अनम्यूट करें. स्वाति जी शायद मुझे सुन नहीं पा रही हैं, उन्हें वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. अंजू प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, जो कि महिला आयोग सदस्य भी हैं. अंजू प्रजापति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और आपसे जानना चाहती हूँ मैं कि आप महिला आयोग सदस्य से हैं, और इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, या इस तरीके से जो यौन शोषण होता है, जो दफ्तर के दानव हैं उनकी भी अगर मैं बात करूं, तो कैसे रुकेगा ये? एक तो जहां पे कहा जाता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उन्हें आगे लेकर जाना है, उसके बाद इस तरीके की तस्वीर आना. एक्चुअली इस तरीके की तस्वीर आना बहुत ही निंदनीय है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए. और आयोग के माध्यम से और अन्य माध्यमों से ऐसा होता है कि प्रयास किया जाता है महिलाओं का उत्पीड़न ना हो. अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पे कोशिश होती है जो इसके लिए दोषी है उसको सजा मिले. लेकिन ये इतनी बड़ी घटना है. ब्रजभूषण जी खुद में एक बहुत बड़े नेता हैं और उनके ऊपर इतना संगीन आरोप लगा है, तो इसकी तो जो भी है विवेचना होगी, जांच होगी. अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी. लेकिन इस तरीके से जो भी महिलाओं के खिलाफ होता है बहुत ही ज्यादा दुखदाई है और ये नहीं होना चाहिए. स्पेशली जो एथलीट्स हैं वो हर तरह के परिवारों से जाते हैं और अपना बेहतर करते हैं, अपने लिए प्रयास करते हैं और देश के लिए खेलते हैं. वो जब उनके साथ ऐसा होता है तो फिर सोचने वाला विषय हो जाता है.
ठीक है अंशु जी, वापस आएंगे आपके पास। स्वाति चंद्रशेखर जी क्या कहना चाहती है इस पूरे मामले पर? स्वाति जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उनकी आवाज को फिक्स करने की कोशिश करें, उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। रचना जी, मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पर इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं इन पर तो हमने चर्चा कर ली, दफ्तर के भी दानव हैं, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी फील्ड में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और उसके बाद जो सवालों का सामना एक महिला को करना पड़ता है, चाहे वो इस तरीके की हो। कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी को जाकर बताओगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो कई बार सामने से ही ऐसे रिप्लाई आते हैं कि अरे तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ, अरे ऐसे तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है, तुम तो इतनी अच्छी भी नहीं दिखती हो, या फिर किसी से कहना मत, बदनामी होगी, या ऑफिस से अगर आप अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली एकमात्र महिला हैं तो भी दिक्कत है, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं आप। इसे खत्म करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और ये समझना होगा लोगों को कि महिलाएं कोई खेलने की वस्तु नहीं है, वो कोई चीज नहीं है, वो भी आदमियों की तरह ही हमारा शरीर है, हमारा जो ढांचा है वो भी उसी तरीके से बना। हमने तो नहीं सुना कि कभी किसी पुरुष को इस तरीके से उनके साथ सवाल जवाब किए जाते हो या उनके साथ शोषण होता हो। बहुत कम ऐसे मामले हैं जिसमें पुरुषों के साथ ऐसा कुछ होता हो, अदरवाइज महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा होता है। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो जो हम लोगों की मेंटालिटी है, नॉट ओनली इन आवर कंट्री पर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे हम कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। जब विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग का डर जब बैठ जाता है ना किसी के भी दिल में, खास करके महिलाओं के दिल में, तो उसके बाद जो होता है विक्टिम ब्लेमिंग में वो सारी चीजें होती है जो अभी आपने डिस्क्राइब करी। उन्हें डिप्रेशन होता है, उन्हें लगता है कि छोटी मोटी रोजी रोटी है वो भी हाथ से निकल जाएगी। हाँ जी। और भी इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स, कैरेक्टर असैसिनेशन होगा हमारा, क्योंकि ये बात सेक्सुअल नेचर की है। अगर हम इसको बाहर ले जाकर के बताएंगे तो, और जो जितने भी हमारे एथलीट इस वक्त जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ कि एटलीस्ट वो एकजुट हुए। कई बार तो ऐसा होता है कि उस महिला के साथ कोई होता ही नहीं है और वो एक आइसोलेटेड बैटल फाइट कर रही होती है, और इसलिए वो कई बार विड्रॉ कर जाती है। और जहां तक आपने कहा कि अलग अलग प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं, इस बात को मैंने हमेशा आपके चैनल पे और कई चैनल्स पे कहा है कि अगर एक औरत कहती है कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो उस पर विश्वास पहले क्यों नहीं किया जाता, क्यों हम उससे इस तरह की बातें पूछते हैं जिससे उसको और शर्मनाक फील करवाते हैं, उसको लाइक अ विक्टिम हम फील करवाते हैं। हर स्टेप पे आप उसको एक विक्टिम बनाकर, आपके साथ क्या अच्छा, उन्होंने कहाँ छुआ, उन्होंने कैसे देखा, उन्होंने कहाँ हाथ लगाया, फिर आपने क्या करा, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए 4 आदमियों की टोली बैठी होती है, वो ये प्रूव करने के लिए कि भाई कहीं से कंसेंट निकल जाए। एक बार वो कंसेंट एस्टैब्लिश कर देते हैं तो केस जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि इसको एक्सट्रीमली फास्ट ट्रैक करना चाहिए, और यही चीजें हमको सीखनी चाहिए फ्रॉम कंट्रीज लाइक दुबई एंड अदर गल्फ कंट्रीज। वहां पे इन्हीं आदमियों की हिम्मत नहीं होती है कि ये बीच पे जाएंगे तो किसी लड़की को देख सकते हैं, फिर यहाँ क्या ऐसा हो जाता है। ठीक है रितु जी, इस तरीके के जो सवाल जवाब हैं, क्या इन पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लग सकता? क्या इन पर रोक नहीं लग सकती? एक बार शोषण होने के बाद बार बार इन सवालों के द्वारा शोषण करना क्या जरूरी है? अगर मैं अभिवक्ता के नाते ये बात कहूँ कि इनके ऊपर कोई रोक लग सकती है तो ऐसा नहीं है, चाहे, लेकिन हाँ इनकी इन्वेस्टिगेशन जो एक है वो एक क्लोज उसके अंदर हो सकती है, क्लोज डोर्स में। बट क्वेश्चंस जो हैं वो, क्योंकि कोर्ट, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किया अभी है कि जो कोर्ट है वहां पर सबूत, और वो सबूतों के आधार पर ही चलती हैं, और अगर वो सबूत उनके हों उनके खिलाफ तभी उनको उसमें दोषी माना जाएगा और उनको सजा दिलाई जाएगी। लेकिन मैं इस बात से भी बहुत ज्यादा ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल ठीक कहा रचना जी ने कि सच में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कुछ तो आवाज ही नहीं उठाती, ये सोचकर कि वही मुझे प्रूव ही करना पड़ जाएगा, और जो आवाज उठाती है तो अकेले चलते चलते ही उन्हें इतना थक जाती हैं वो, तो
बहुत सारे खिलाड़ी उन्होंने हिम्मत करके ये आवाज उठाकर ही किया है। अगर इसमें सच्चाई है और वो प्रूव कर भी पाते हैं जैसे कि वो कह रहे हैं, तो जरूर उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी आपकी बात पे मैं दोबारा आऊंगी कि इनके ऊपर अगर हम ये कहें कि कानूनी उस तरह से कोई हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। स्वाति चंद्रशेखर जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? स्वाति चंद्रशेखर जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। स्वाति जी, क्या कहना चाहती है ऐसे मामलों को लेकर? देखिए, सबसे पहले सवाल तो ये उठती है, जैसे बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट ने बात कर रहे थे कि जो महिला की इच्छा है उससे उससे बड़ा पुरुषों की इच्छा कैसे हो सकती है। क्योंकि सवाल तो वही से उठती है कि अगर आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर मुंह बंद करके रखना पड़ेगा। अगर बाहर आ गया तो फिर आपका शोषण हो जाती है, आपके ऊपर आरोप लगती है। तो ये भी एक सवाल उठती है अभी। तो आप अगर ठीक रहते हैं, मतलब मैं महिला के बारे में बात कर रही हूँ, जो बार सुनना पड़ता है उन लोगों के लिए, तो फिर अगर आप ठीक रहते हैं, अगर आपका हालचाल ठीक रहते हैं और आपका बातें करने का तरीका ठीक रहते हैं, आप अपना काम करते हैं, तो फिर पुरुषों आपके ऊपर क्यों बढ़ते हैं, आपके ऊपर क्यों ऐसे भावना उनके ऊपर पैदा होते हैं। ये तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये एक लाइन ऑफ फ्रेज बहुत आसानी से निकल जाती है कि अगर महिला सही है तो पुरुष को समाज में सही रख सकते हैं। तो ये सवाल क्यों नहीं उठती है कि अगर पुरुष अपने आप सही हो जाए तो फिर सारी चीज सही हो जाती है दुनिया में। तो ये एक फंडामेंटल शायद लगता है कि प्रॉब्लम है, और ये कल्चरल प्रॉब्लम भी है हमारे सोसाइटी में कि पहला चीज है कि ऐसे कुछ, अगर सबसे पहले महिला घर से बाहर आना तो बहुत मुश्किल है। अगर मान लीजिए कि 10-15 साल में या 20 साल में जितने भी एजुकेशन की वजह से या लिटरेसी की वजह से जितने भी बाहर आ रहे, तो फिर बाहर आने के बाद एक स्थिति के बाद उनको ऊपर बढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर बढ़ भी दिया तो फिर वहां ये सारी मुश्किलें आ जाती है कि आपको सेक्सुअली हरासमेंट हो जाती है, और और आपका पे डिफरेंसेस हो जाती है, और आपको अगर कुछ पाने के लिए कुछ देना ही जरूरत ही होती है। तो फिर ये एक्चुअली एक कल्चरल इशू है अपने देशों में कि आपको सिर्फ नारी तो भगवान, मतलब जब दशहरा आती है या कोई भगवती के मंदिर में आप जाते हैं तो तभी आप नारी को भगवान मान सकती है, देवता मान सकती है। तो फिर जब वो आपके घर में रहती है, वो आपके ऑफिस में रहती है, वो आपके स्कूल में रहती है, वो आपके पड़ोसी है, तो फिर वो सारे आपके इस्तेमाल करने वाले एक खिलौना बन जाते हैं। तो फिर ये फंडामेंटल तो शायद हमको स्कूल से सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो 50 साल बीत गए हैं या 60 साल बीत गई है या 75 साल बीत गई है, तो उसको हम वापस लाने की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है, या उसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं। पर आगे जो अभी जो आने वाली पीढ़ी है, तो फिर वहां से घर से उन मतलब पुरुषों को समझाना पड़ेगा कि जो अपना नहीं है वो अपना नहीं है, जो पराई है वो पराई है, और हमेशा लड़कियों की इच्छा पुरुषों की इच्छा से ज्यादा होती है और उसका मायना ज्यादा रखना पड़ता है। इसके बारे में समझाना बहुत जरूरी है, और इसके ऊपर खास करके अभी जो चल रही है ये क्यों चल रही है, सबसे पहली चीज हमको रूट कॉज देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए एक सर्वे कहती है अपने देश में कि इतना सारा मतलब 135 करोड़ अगर हम जनता है भारत देशों में, तो लगभग हमारे यहाँ पे पुलिस पूरा देश का मिला लीजिए आप, मिलिट्री वगैरह सारा फोर्सेस भी अगर आपने मिला लीजिए, तो फिर हम 35 लाख पार नहीं करते, तो या 50 लाख ऑफिसर्स पार नहीं करते। पर इतना सुख शांति ज्यादातर देश के अंदर क्यों रहती है? सिर्फ इसलिए कि एक डर है, अगर हमने कुछ गलती की कल हमको सजा मिल सकती है, आसपास लोगों के बीच हमारी बेइज्जती हो सकती है। तो ये जो डर है, शायद ये डर की कमी इस मामलों के अंदर, अगर इस मामलों में अगर ये लॉज अगर हमने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया और थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। जब डर पैदा हो जाती है, जब हमको, मैं इतना तो साफ कह सकती हूँ, अभी लड़ पैदा करना ये तो मुश्किल है, क्योंकि जो जिस आदमी ने 30-35 साल 40 साल उनके जीवन का
काल गुजर चुके हैं, तो फिर उनके अंदर अभी कुछ नए चीज में उगा देती हूँ, ये तो मुश्किल है। पर डर पैदा करना मुश्किल नहीं है। डर हमेशा किसी की वक्त किसी की एज पे पैदा हो सकती है। शायद मुझे अभी ये लगता है कि लॉस को थोड़ा स्ट्रिक्ट करके हमको डर पैदा करना ठीक है बहुत जरूरी स्वाति जी, ताकि वापस आती हूँ मैं आपके पास और कुश्ती- चर्चा को आगे हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं कुश्ती संघ की डर्टी पिक्चर की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा आज हम कर रहे हैं महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की। और खेल जगत में जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है उसने कहीं ना कहीं सभी को शर्मसार करके रखा हुआ है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और मैं रचना जी आपका रुकना यहाँ पर चाहूंगी कि पहले आपने सुना होगा कि बॉलीवुड को लेकर एक बहुत गंदी मानसिकता कही जा सकती कि लोगों के मन में थी, और लोग अपने बच्चों को बॉलीवुड नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था वहाँ पर कास्टिंग काउच और तरह तरह की चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार पेरेंट्स जो है वो कभी एग्री भी नहीं करते थे। लेकिन अब जो चीज़ें हैं, जो दस्तूर है वो बदल चुका है। अब कहीं भी आप किसी भी दफ्तर में काम कर रहे हो, ऐसे आपको एक दो लोग मिल जाएंगे, कई बार नहीं भी मिलते। मैं यहाँ पर काम करती हूँ, मेरे दफ्तर में इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन कई ऐसे दफ्तर हैं जहाँ पर ये सब होता है। और साथ ही साथ अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं का दायरा बढ़ गया। अब खेल जगत से ऐसी खबरें आने लगी हैं जहाँ पर तो अब महिलाएं जाएं तो जाएं कहाँ, उनका तो कहीं ठौर ठिकाना ही नहीं है। जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि महिलाओं को जागरूक रहना बहुत जरूरी है। उन्हें अपने आप को किसी से नीचा नहीं समझना चाहिए। वो जिस किसी भी ऑफिस में जाती हैं उनको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो पॉश एक्ट में इंटरनल कमेटी है और जो एक्सटर्नल कमेटी है, क्या उनके फोन नंबर्स उनको प्रोवाइड करे जा रहे हैं कि नहीं। महिलाओं को ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर वो वहाँ पे अगर कोई कमेटी नहीं बनी हुई है, किसी भी कंप्लेन कमेटी नहीं बनी हुई है किसी भी दफ्तर में, तो उनको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन शी बॉक्स करके एक पोर्टल है जहां पर जाकर के वो अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। अगर उनको ऐसे लगता है कि हाँ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और अब ये बढ़ते जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, तो इन दैट केस आई थिंक दे शुड इमीडिएटली गेट इन टच विद अ गुड लॉयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम अपना एविडेंस कैसे कलेक्ट करें, जिससे कि हम जा करके उस बंदे को कंप्लेंट उसके खिलाफ हम लॉन्च कर सके। क्योंकि अगर सब कुछ एविडेंस बेस्ड है तो आपको एविडेंस कलेक्ट करने के पहले इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो एंड मीट अ लॉयर, हैव अ कंसल्टेशन। तो इस तरह की जो अवेयरनेस होती है छोटी छोटी, क्योंकि अगर हम चाहें कि हम ओवरनाइट फास्ट ट्रैक चीजों को कर दें वो कभी नहीं होगी। और मैं मेंटालिटी का एक यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगी रचना जी। अभी मैं चूंकि पूरे जो डिबेट था इसको जब मैंने पढ़ा, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। एक महिला फुटबॉलर थी हेरस करके, उनका एक फ़ोटो बहुत पहले एक आया था, उन्होंने एक गोल किया था और उनका पोस्चर जो है किसी कैमरे में कैद हुआ, अगर पोस्चर का फ़ोटो आया क्योंकि वो उनका गोल जो था उसके बाद वो जीती थी। उस गोल का जब पोस्चर पब्लिश हुआ उसको लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई और जब उनसे इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। लोगों ने मेरी जीत को नहीं देखा, लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पोस्चर पर कमेंट कर रहे हैं और ऊट पटांग कमेंट करके मुझे यहाँ पर परेशान कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना शर्मनाक है कि एक गोल के पोस्चर को भी आपने अपनी मानसिकता से देखा और इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। मेंटालिटी वाले लोगों से हमारा समाज भरा हुआ है बिल्कुल। और उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए, स्पेशली वो वुमेन जो अचीवर्स हैं। और हमें इस बात का भी ध्यान भी स्वाति जी ने शायद मेंशन किया कि डर अंदर बिठाना बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल सही बात है, पर आप डर कैसे बिठा लोगे जब हमारे पार्लियामेंट के अंदर इतने क्रिमिनल्स बैठे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात रचना जी आपने यहाँ पर कही। एग्जैक्टली। आप जब वो खौफ तब निकलेगा जब हमें ये पता लगेगा कि
जिन्हें हम इलेक्ट कर रहे हैं, वो जो पावर है हमारे हाथ में, गलत ना चली जाए उस दिन जिस दिन हमें अपना वोट देना है। बिल्कुल। ऋतु जी, यहाँ पर अभी रचना जी इस बात को कह रहे थे कि हमें अपने अधिकारों का पता होना बहुत जरूरी है, और आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ये बात नहीं पता कि अगर उनके साथ इस तरीके की कोई घटना घटती है तो उन्हें क्या करना है। जो नहीं करना चाहती वो उनकी बात ही अलग है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो स्टैंड लेना चाहती है, लेकिन क्योंकि उन्हें नहीं पता होता, और मिसगाइड करने वाले भी 50 लोग हैं हमारे इर्द गिर्द। ऐसी महिलाओं के लिए अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगी, क्या कहना चाहती है? ऐसी महिलाओं के लिए मेरी यही उनसे अनुरोध है कि अपने जो जहां पर भी वो काम कर रहे हैं और जहां उनके आसपास जिस भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी है, वो सबसे पहले उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि वहां पर आईसीसी की कमेटी है कि नहीं, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। पॉश कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। पॉश एक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग एक्ट है जो कि 2013 में आया था, और उसकी इट इज मैंडेटरी, जो कंपनीज के लिए वो मैंडेटरी है कंप्लाई करना, उसको वो करना। और उसमें आईसीसी की कमेटी बनी है कि नहीं बनी है ये भी देखना उनको जरूरी है। और आईसीसी के जो मेंबर्स हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उनकी पूरी लिस्ट बकायदा उस ऑफिस के बाहर वो डिस्प्ले की जाती है। ये भी पॉश एक्ट के अंदर लिखा है। और वहां पे जो भी इंस्पेक्शंस होती हैं, जब उसकी हर एनुअल रिपोर्ट जमा होती है पॉश एक्ट के अंदर, जो हर साल मैं भी बहुत सारी कंपनीज के साथ पॉश की कंप्लायंस के लिए मेंबर हूँ, उनकी एक्सटर्नल मेंबर भी हूँ एंड एम्पैनल्ड हूँ। वहां पर हम लोग यही देखते हैं, हम उन्हें यही बताते हैं कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारियां हैं, एम्प्लॉय की क्या है। तो वहां पर उन्हें सबसे पहले उन लेडीज को यही देखना है कि आईसीसी है कि नहीं है। अगर आईसीसी है तो उसके पास जाकर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाके वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगी। अपनी कंप्लेंट के ऊपर पूरी इंक्वायरी होगी, और उस इंक्वायरी के चलते अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील में भी जा सकते हैं। वो एलसीसी है, एक लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में होती है, वहां पर भी वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं। अगर वो अंदर अंदर इंटरनली उन्हें लगता है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी किसी के भी तरफ बाइज्ड है, रिस्पोंडेंट की तरफ बाइज्ड है, या मतलब जो रिस्पोंडेंट को लगता है कि कंप्लेनेंट की तरफ बाइज्ड है, मैं बिल्कुल सही हूँ, तो एक्सटर्नल मेंबर जो वहां पर हायर किए गए होते हैं वो इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। तो ये जो अधिकार है ये सबको तभी पता चलेंगे जब वहां पर सेमिनार्स होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आपने बताया, अवेयरनेस ही सब चीजें नहीं है। अवेयरनेस होने के बावजूद भी कई बार उनके लिए सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं और जानबूझ के उनको बहुत सारी उनकी चीजों में उलझा दिया जाता है, जैसे कि क्वेश्चनिंग और ये, तो सो दैट वो अपने इन अधिकारों को अवेल करने के लिए, आवाज उठाने के लिए ही एक मन के अंदर उनके एक आशंका हो जाती है, एक हेजिटेशन हो जाती है कि पता नहीं मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसके चलते इसमें भी एक वो होना चाहिए कि अगर उसने कंप्लेंट की है, हाँ वो मांग सकते हैं, सबूत, इंक्वायरी सब होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक उसका ही वो है कि जायज है कि नहीं है कंप्लेंट। क्योंकि मिसयूज भी होता है कई बार। हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी भी कंप्लेंट्स हैं जो कि हमने भी देखी हैं, हमने भी कंडक्ट की हैं। कई बार वहां पर इस एक्ट को या कहीं कुछ और ऐसी लीगल प्रोविजंस को मिसयूज भी किया जाता है किन्हीं के द्वारा। तो हर तरह के लोग हैं, तो इसलिए इसकी इंक्वायरी को पूरे 22 तरीके से उसकी पूरी जांच और की हम जानी उम्मीद करते हैं ऋतु जी कि ये बहुत इंफॉर्मेशन जो आपने दी है लोगों को बहुत काम आएगी, क्योंकि वक्त की भी कमी है। सो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग चर्चा में जुड़े। और मंथन में आज हम बात कर रहे थे महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है और उसकी बात वो नहीं कह पाती। तो सबसे पहली बात तो हमें अपनी मानसिकता को सुधारना पड़ेगा। उनसे एक महिला जिसका शोषण हुआ है उसके साथ अपने सवालों, जो आपके तीखे सवाल हैं उनकी वजह से उनका बार बार रेप करना बंद करना पड़ेगा। और महिलाओं को अपने अधिकारों का पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंथन में फिलहाल इतना ही।